नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। आज एक बड़ी अजीब सी खबर अखबार में पढ़ी, इंडियन एक्सप्रेस में, कि जेएनयू में जो 5 जनवरी को इसी साल एक भयंकर वायलेंस हुई थी, बहुत गुंडागर्दी हुई थी। उसमें करीब 33 स्टूडेंट्स और प्रोफेसर जख्मी हुए थे, बुरी तरह जख्मी हुए थे। और उसमें दिल्ली पुलिस ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि दिल्ली पुलिस अपने ही को क्लीन चिट कैसे दे रही है। और दिल्ली पुलिस, जब वो वायलेंस हो रही थी तो मीडिया में उसकी तस्वीरें घूम रही थी, सोशल मीडिया में चीज़ें वायरल हो रही थी, बच्चों के सर फूट रहे थे, छात्रों के। और वहाँ पे सरेआम चीख चिल्लाहट सुनाई पड़ रही जेएनयू के हॉस्टल्स में। और लाठी और डंडों और रॉड से लैस वहाँ पे तमाम बाहर के लोग जो है वो घूमते दिखाई दे रहे थे। और ये सब हो रहा था, पुलिस को कॉल जा रही थी, पुलिस वहाँ पहुंची नहीं। और वो सारा कुछ पुलिस की मौजूदगी में ये वायलेंस होती रही। बाहर से भी कुछ लोग गए जिन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की। हमने उस वक्त मीडिया में देखा था कि योगेंद्र यादव के साथ भी धक्का मुक्की हो गई, तमाम और दिल्ली के लोगों के साथ जेएनयू के बाहर धक्का मुक्की हुई। एबीवीपी के लोग जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर अभी सीबीआई का केस भी चल रहा है, उसमें कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये सब कुछ लगभग इसको 10 महीने होने आ रहे हैं। इस खबर पर आज जेएनयू के से दो मेहमान हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सुचित्रा सेन है, और जो प्रोफेसर है जेएनयू में, और सतीश चंद्र जो जेएनयू एसयू के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ अभी हिमाचल के पूर्व डीजीपी पृथ्वीराज जी भी जुड़ेंगे, और उनसे हम जानेंगे कि ये जो पुलिस का रवैया होता है, ये पुलिस की कार्रवाई होती है, इसके मतलब क्या है। सबसे पहले सतीश, मैं आपसे पूछता हूँ, आप चश्मदीद हैं, आपको चोट भी लगी थी, और वो सारा वाकया पहले तो आपने दर्शकों, क्योंकि इसको अभी काफी दिन हो गया, तो रिकॉल कराइए कि क्या क्या हुआ था, कितने कितने बजे क्या क्या हुआ था। और पुलिस ने, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी थी उस वक्त की, पुलिस के निगरानी में वो सारे जो डंडा और रॉड लेकर आए थे लोग, वो आराम से कैंपस के बाहर लाइन बना के जा रहे थे। ये वीडियो हमने देखे। तो उसको जरा रिकॉल कीजिए, कैसे हुआ था हमला, ये क्या क्या हुआ था ये। सबसे पहले प्रशांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जरूरी समझा कि इस मुद्दे पर आपने एक यहाँ पर हम सभी को बुला करके और हमें हमारे व्यू लेने की जरूरत हमने समझी, और आपने दर्शकों को भी बताने का कोशिश किया है। इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करूंगा, उसके पहले मैं राजेश जोशी जी एक कवि रहे हैं, वो एक कविता लिखे हैं। कविता उनका ये है कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जो इस भीड़ में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो अभी जो हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने ये कविता सुना दी है, और उस कविता को सुन करके दिल्ली पुलिस उस भीड़ में और उस पागलपन में शामिल हो रही है। ये मैं अपने तरफ से ये वक्तव्य में रख रहा हूं। अब आपने जो बात बोली कि उन सारी चीजों को रिकॉल कराने की, तो मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि हमारे कैंपस में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से एक हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा। जेएनयू छात्र संघ के नेतृत्व में कैंपस के सारे छात्र आंदोलन उस मुहिम में शामिल हुए। हमारा जो आंदोलन था, इस देश में शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके खिलाफ था। कैंपस में फीस बढ़ रही थी, उसके खिलाफ था। हमारा आंदोलन बढ़ते जा रहा था, और हमारे आंदोलन के चलते सरकार और उसके साथ साथ जो कैंपस का प्रशासन है वो भी दबाव में आ गए थे। काफी इस आंदोलन से कैंपस के बाहर भी लोग जुड़ने लगे थे। सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए कि कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, और कैंपस का प्रशासन भी इसमें शामिल होने के लिए मतलब बार बार कोशिश कर रहे थे हमारे वाइस चांसलर साहब। उन लोगों ने क्या किया, अभी जो संघ है, बीजेपी है, आरएसएस है, उनका जो छात्र संगठन है,
कहने को छात्र संगठन है, लेकिन वो कभी भी छात्र के मुद्दे पर खड़े होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। उस संगठन का नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उन लोगों ने 3 जनवरी से लेकर के जब सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तो वो लोग 3 जनवरी से आकर के उस आंदोलन को डिसरप्ट करने की बार बार कोशिश करने लगे। 4 तारीख को पहली बार वो लोग कैंपस में मारपीट करना शुरू कर दिए, और 4 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, जिस दिन सबसे बड़ा हमला हुआ 5 तारीख को, 4 तारीख से लेके 5 तारीख तक हम लोग दिल्ली पुलिस को लगातार फोन करते रहे, कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे। और आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जेएनयू जो बाउंड्री है कैंपस का, जो वेस्ट गेट है, पश्चिमी जो गेट है, वहां से मुश्किल से 700 मीटर की दूरी पर वसंत कुंज थाना है। लेकिन तो 2 दिन कैंपस के अंदर नहीं आ सकी, और जो लोग, जिन लोगों को प्रशासन का सहयोग था, सरकार का सहयोग था, उन लोगों से छात्रों के अंदर जो भय था उसको वो लोग मतलब निपटाने में असमर्थ दिखे। 5 तारीख पे मैं आता हूँ। 5 तारीख को जेएनयू में एक टी पॉइंट है, वहां पर एक सभा हो रही थी। सभा इन द सेंस ये कह लीजिए कि जेएनयू में एक कल्चर है, वहां पे डिबेट डिस्कशन होते रहते हैं। तो जिसमें हमारी प्रोफेसर आज जो यहाँ पे शामिल हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। इनके साथ साथ हमारे सेंटर के और भी प्रोफेसर शामिल थे। वहां पे एक मीटिंग चल रही थी, लेकिन 6 बजे के करीब, 5:15, 5:30, 6 बजे के करीब सैकड़ों की तादाद में नॉर्थ गेट, जो मेन गेट है जेएनयू का, उस गेट से कैंपस में सैकड़ों की तादाद में बाहर के लोग, जो आपके आरएसएस और बीजेपी संबंधित थे, हिंदू सेना वगैरह के लोग, और उसमें एबीवीपी के कार्यकर्ता भी थे, कैंपस के कार्यकर्ता भी थे, और डीयू के भी कार्यकर्ता थे एबीवीपी से। वो लोग हाथ में रॉड, डंडा लिए हुए, पत्थर लिए हुए लोगों पर अटैक करते हुए आ रहे थे। हम लोगों ने वहां से एसओएस का मैसेज करना शुरू किया। हम लोगों ने वहां से एसओएस का मैसेज करना शुरू किया, और उसका जब वो लोग अंदर एंट्री कर गए तो गेट को बंद कर दिया गया। अंदर को न मीडिया को आने दिया गया, न किसी सोशल एक्टिविस्ट को आने दिया गया, ताकि वो लोग। पूरे दौरान आपने कहा कि 2 दिन से वायलेंस का माहौल था, ये सब हो रहा था, तो किस किस स्टेप पे आपने एडमिन अपने प्रशासन को और पुलिस को छात्रों की तरफ से या प्रोफेसर की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से इन्फॉर्म किया गया? जी, मैं अभी छात्र संघ में महासचिव पद पे हूँ, तो हम लोग की तरफ से, छात्रों की तरफ से भी, और ऑफिशियली हम लोग भी कॉल करके जो एसएचओ हैं यहाँ पे बसंत कुंज के, उन लोगों को हम लोग बोला गया कि कैंपस में वायलेंस हो रहा है, आप लोग तत्काल पुलिस के लोग यहाँ पर आए और उस वायलेंस को रोके। उनकी तरफ से जो रिस्पांस था, 4 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं, 4 तारीख को वो लोग ये बोल रहे थे कि हमें कैंपस में जो वाइस चांसलर है उनका परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है तो हम अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन 5 तारीख को जब हम कॉल कर रहे थे, तो जब वायलेंस शुरू हो गया 5:30 के बाद से 7:30 के आसपास तक, 2 घंटे के बीच में एक भी हमारा कॉल रिसीव नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा एलिगेशन एक जाता है दिल्ली पुलिस के ऊपर। क्या वाइस चांसलर के ऑफिस से उनको परमिशन दी गई पुलिस को उस दौरान कभी? डॉक्टर ऑफिस? जी, इसमें देखिए, अब मैं वही बात यहाँ पे जो आपका आता है आरोप, इसी बात की आती है कि कैंपस में जो चीफ प्रॉक्टर होता है, जो कैंपस के अंदर जो सिक्योरिटी की देखरेख करते हैं, प्रॉक्टोरियल बोर्ड, चीफ प्रॉक्टर होते हैं, उसमें सिक्योरिटी जो इंचार्ज होते हैं, उन सभी लोगों को मालूम था। और इवन की जो सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, आज तक सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड नहीं कराया गया है, क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिख रहा है कि मेन गेट से लोगों को अंदर कराया जा रहा है, अंदर लोग आ रहे हैं और कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है। जबकि अभी आप अगर जेएनयू गेट पे जाके देखेंगे तो आपके खड़े होते ही आपके पास 4-5 सिक्योरिटी गार्ड आपको घेर लेंगे आपका आईडी कार्ड मांगने के लिए। आम समय में भी होता है ये, जब सामान्य हालत होते हैं उस समय भी लोगों से उनकी पूछताछ होती है। लेकिन उस टाइम जब हम लोग कॉल पे कॉल किए जा रहे थे, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे, ट्विटर पे भी हम लोगों ने एसएमएस डाला, उसके बावजूद भी कैंपस के प्रशासन की तरफ से भी, जो सिक्योरिटी गार्ड है कैंपस में, उनके तरफ से भी कोई रोकथाम नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस मेन गेट पर खड़ी थी, उसके 2 घंटे पहले दिल्ली पुलिस कैंपस के अंदर भी आई थी, लेकिन वो भी कैंपस के बाहर चली गई और कैंपस के बाहर जाकर के खड़ी हो गई। आप बहुत सारे वीडियो फुटेज देखे होंगे
जिसमें जब 7:30 बजे के आसपास जब वो लोग अटैक करने के बाद जब बाहर निकल रहे थे, तो दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो उनके कंधे पर हाथ थपा करके उनको बाहर निकाल रहे हैं और लाइन से निकल रहे हैं। तो आप बताइए, मतलब कैंपस में पहुंचने के लिए केवल 5 मिनट मैक्सिमम टाइम लगता है पुलिस को कैंपस के अंदर एंटर करने के लिए, लेकिन 2 घंटे तक लगातार वो लोग कैंपस के अंदर लोगों को मारते रहे, पीटते रहे, अटैक करते रहे। साबरमती का जो हॉस्टल है, आपके अपने उसके विजुअल्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, उसमें साफ लाइव चल रहा था, उस पूरा देश का मीडिया उसको दिखा रहा था। सुन रहा है। बड़ा आश्चर्य है कि मतलब आपके बोर्ड ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कोई जैसे भाई देखिए, एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक पुलिस का सुओ मोटो भी तो होता है, एक सेल्फ कॉग्निजेंस भी तो होता है कि भाई कि अगर यहाँ पे वायलेंस हो रहा है और हमारे ये क्षेत्र के अंतर्गत है तो हम वहाँ पे हस्तक्षेप करें। और ऐसा भी नहीं कि कॉल नहीं किया जाता, कॉल किया जा रहा है बकायदे, लेकिन आप आकर के गेट पे खड़े। और आज देख रहे हैं कि जब ये 10 महीने होने को हैं, तो ये जो आपने बताया कि आज जो न्यूज चल रहा है कि दिल्ली पुलिस ने खुद को क्लीन चिट दे दिया है, तो एक अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। 10 महीने बाद इन्होंने खुद को क्लीन चिट दिया है और आने वाले कुछ टाइम बाद ये लोग एबीवीपी के लोगों को भी ये लोग क्लीन चिट दे देंगे। ये न्यू नॉर्मल जो है। मैं प्रोफेसर सेन से पूछना चाह रहा हूँ, प्रोफेसर सेन आप भी वहाँ पे मौजूद थी और हमने तो वीडियो ही देखे, तो वीडियो में दिल दहल जाता है, वो चीखें छात्रों की और जिस तरीके से मार पीटे यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसा लग रहा है कोई गैंग वॉर हो रहा है, कोई हमला हो गया बड़ा भारी। आप लोग तो अंदर थी उसमें, तो मेरे ख्याल से आपको भी शायद इसमें हिंसा का शिकार होना पड़ा था। ये क्लीन चिट क्या कहती है? आप अपना वर्जन, अपनी उस वायलेंस का, आप कहाँ थी, कैसे क्या हुआ? So if you allow me to speak in English, I will be, my Hindi is not very good. So the point is, it is like a situation, I agree with what Satish has, how he has described the whole thing. It's like accused being the judge of the crime for which he is implicated. Yes. Exactly like that. So when I was hurt and I'll just give you a few instances. So when I was hurt and I was profusely bleeding, there with a colleague, there was a student who I don't know, who helped me to the North Gate on his two-wheeler. The police was there, right there on the left side. On the right side, there was a group of, I can call them only hooligans from the outside. So they caught the boy by they saw I was bleeding, everybody, I mean, not only I was completely bathed in blood, even the other two were. So the police simply looked away. So what I'm trying to say is, forget about they're not calling. I mean, if the administration has not called, we don't have this information. And Satish is absolutely right in saying that there are many, many calls, and I know from both faculty members and from students, which went to various people in the administration, which our calls were not picked up. I have not called, but many others did. This is an instance I'm giving when the police is there as a citizen. I'm a citizen. It is the police is seeing me bleeding. I needed to go to the hospital. They did not help me out of the gate. So what are they talking about? I mean, and he's right that all the gates were shut. Why were the gates shut? If they did not know about it, then, it does not add up at all. I mean, I would say that the kind of violence, which is, and it's not a question of my being hurt, I think, the bigger issue is what collectively in the campus, what happened and how the residents, both the students and the teachers and the faculty members, even the staff, face the kind of trauma which is a first in the history of JNU. JNU has been a singularly a place where no kind of violence has ever happened. I have been a student here. Then subsequently, I am teaching for over 20 years. It is the first of its kind, that the kind of violence which was allowed. So the kind of trauma that we have collectively faced and the kind of sight of violence. And ironically, I was a part of the Teachers Association in that year.
And the meeting which Satish is talking about um, is a peace meet which was called by the Teachers Association at that point of time. So ironically, it is that site which was created into, converted into a site of violence. And this is really disturbing for me and many, many others, who students and teachers alike. So, I just want to say that it is not for the police to be judged in the incident in which they are implicated, because it was their duty to protect us. Also, along with the security, and I would like to just here, the security called Cyclops, which has been put in place. They were changed just some time back. We had another security group. The administration has done it. So who were responsible for maintaining peace and sanctity and security on the campus? Number one, the security group. Number two, the JNU administration. And number three, the police at large. They're responsible for protecting everybody. Now, one point which I would like to mention here is that the kind of expenditure which kind of spending which JNU administration has started to do on the current security in the last 3 years has gone up, has doubled in fact. So I have done a little bit of work on that. And so when the security was changed, the hike was not that much, but the number of security forces, personnel were brought down. So per head expenditure has really, really gone up. Yeah. I would like to, I think it is a legitimate question from the side of all the teachers and the students, that what is, and at the same time, the library expenditure is going down. All the things for which our university is well known for, which are legitimate academic expenditures, they are being cut down. This is the story of the all entire academic, campuses across the country, not only JNU. So no, what I'm trying to say is that, see, Satish was talking about the fee hike, right? So it is, on the one hand, the academic expenditures are being cut down. There was a proposed fee hike, but on the other hand, the non-academic expenditures like security is going up to Professor Sen, I just want to understand this, the violence on the January 5th. And since you were there, more than 5 hours, the entire violence was going on. Right. And it was, live pictures were available across the media, across the social media. Everybody knew about it. Politicians were reacting. Members of civil societies were reacting on that. People have reached there also. I've seen the pictures of people are reached to the gates of the JNU also. At any stage, the administration or the vice chancellor office or the proctorial board responded to this. How they responded to this, and how there was been any attempt to involve the law enforcing agencies, the police, to secure the students and the teachers there, because this was unprecedented. I never saw such kind of violence. Absolutely. So the thing is, Satish would be in a better place to talk about that day, because I was hurt by the first few stones, because this group was coming towards us, and it was kind of, the light was reducing at that time because it was evening, as he mentioned. It was like 5:45 at that time. And we saw these people, armed people coming, and they started raining stones on us. And I was hit by the first few stones and I fell down. I was bleeding profusely. So I really do not know what happened subsequently on that day. But of course, I know from later that they have not responded at all. I personally have written a letter given a representation to the Vice Chancellor about my case, because my car was also smashed. That I do not feel safe even going to the center, and there are certain things which should be done to assure all of us that we would have safety and we would not be attacked. I have had no response from the Vice Chancellor on that. He has at no stage acknowledged that such a big
has happened to so many of us. पृथ्वीराज जी से पूछते पुलिस का रोल क्या होना चाहिए था और क्या है। पृथ्वीराज जी, आप एक सूबे के डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे हैं और लंबा करियर आपका पुलिस में, और 5 जनवरी को जेएनयू के अंदर एक वायलेंस होता है, 5-6 घंटा चलता है। उसमें टीचर्स की पिटाई होती है, स्टूडेंट्स की पिटाई होती है, जख्मी होते हैं लोग। दिल्ली के तमाम प्रबुद्ध लोग स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, गेट के बाहर अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं कि बचाओ इन स्टूडेंट्स को। 5-6 हॉस्टल्स में अटैक होता है। जो चुने हुए उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चोटें आती हैं और पुलिस खड़ी हुई है। और तो इसमें एक तो 2 चीजें मैं समझना चाहता हूँ पृथ्वीराज जी। एक तो कि पुलिस का जनरली पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाती, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, वाइस चांसलर की परमिशन चाहिए होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जो कि इतना बड़ा हमला बाहर से आए लोगों का, और वहां एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, लोग घायल हो रहे हैं, मीडिया में तस्वीरें आ रही हैं। तो उस वक्त पुलिस का रोल क्या होता है? अगर पुलिस को मान लीजिए कि पुलिस के पास ये अख्तियार नहीं है अंदर जाने का, तो पुलिस क्या वाइस चांसलर से कहेगी कि भाई मेरी जरूरत है हमारी, तो हमको बुलाओ? एक बात। दूसरी चीज, ये क्लीन चिट की खबर आज एक्सप्रेस में आई, इंडियन एक्सप्रेस में। ये क्लीन चिट किस बात की क्लीन चिट है? कुछ ना करने क्लीन चिट? इसको समझाइए जरा आप तो अनुभव है आपका। मैं समझाता हूँ आपको। वैसे तो आप हमारे बड़े हैं, भाई हैं, आप सब जानते हैं, इतने साल से आप अनुभवी हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं और आप ही है देश के बारे में, देश में क्या हो रहा है। प्रशांत जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही। आप बोलिए। आपका वीडियो कुछ कम हो रहा है लेकिन आपकी आवाज आ रही, सुनिए, बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले तो आपने कहा कि परमिशन की बात, कि पुलिस को क्या परमिशन चाहिए कैंपस में आने के लिए। पृथ्वीराज जी, आपका सिग्नल के अंदर हाँ, यदि कोई वायलेंस है, कोई 2 ग्रुपों में, स्टूडेंट्स के 2 ग्रुपों में कोई वायलेंस होती है, झगड़ा होता है, कुछ इस तरह की बात होती है, तो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ पुलिस जो है वो परमिशन मांगती है और लेती है वाइस चांसलर की जी कैंपस में आने के लिए। और लेकिन ये तो एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कि, अभी सुनाई दे रहा है? जी, सुन रहे हो, आप बोलिए। हाँ, तो ये तो एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कि कुछ नकाबपोश गुंडों ने, जिनके पास लोहे की छड़ियां थी, लकड़ी के डंडे थे, हथियार थे, एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी प्रोफेसर हैं उन पर हमला किया। और पुलिस इस तरह की वायलेंस को रोकने से, पुलिस के पास हर जगह बिना परमिशन के जाने की पावर है जी। अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन को देख के पुलिस कहीं पर भी इंटरवीन कर सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है कानून में कि वाइस चांसलर से, उनके सामने अगर 10 मर्डर हो रहे होंगे तो वाइस चांसलर से पूछने बैठेंगे वो? दे हैव टू इंटरवीन, they have to intervene, they have to warn the initiators of the violence। उनको जो भी लोग हिंसा में शामिल हो रहे हैं उनको वार्निंग देके या तो लाठी चार्ज करें, और अगर जरूरत पड़े उनको वार्निंग देके कानून के अंतर्गत जिस तरह की प्रोसीजर बताई गई है उनके ऊपर गोली चलाएं, और उनको घायल करने के लिए गोली चलाएं। और घायल करने से भी नहीं मार रहे हैं तो फिर उनको जो भी है एक्सट्रीम फोर्स पुलिस यूज कर सकती है इस तरह की वायलेंस को रोकने के लिए।
लेकिन जब ये घटना हुई थी, दुर्घटना जब हुई थी, मैंने भी इसको टीवी पे देखा था। पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई थी। और ये तो एक हम अगर देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर आई है, तब से यहाँ नहीं, बहुत से ऐसी घटनाएं आपको मिल जाएगी जहां पुलिस को मूक दर्शक बने हुए हम आराम से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये एक पुलिस के ही एक इंस्पेक्टर को ये बुलंदशहर के एरिया में मारा गया, तो क्या वहां पुलिस नहीं थी? पुलिस के सामने ही उसको मार दिया। कितने ही निहत्थे लोगों को भीड़ ने मार दिया, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उत्तराखंड में एक सिख पुलिस अधिकारी ने उसकी पुलिस मॉब लिंचिंग जनता के या जब भीड़ के हमले से, गुंडों के हमले से कुछ हाँ हाँ, मॉब लिंचिंग से उसने बचाया था और वो तुरंत ही हीरो बन गया था नजर में। लेकिन इतने हीरो कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आजकल पुलिस में? हर आदमी जो है झुकने के लिए तैयार है, हर आदमी अपनी अंतरात्मा को बेचने के लिए तैयार है, हर आदमी छोटी छोटी कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लेने के लिए, जूते चाटने के लिए तैयार है। इस देश की हालत इस समय ऐसी बदतर हो चुकी है कि कोई भी सिस्टम खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है किसी भी पावर के खिलाफ। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था, आपने भी देखा होगा, काफी चल रहा है व्हाट्सएप पे, एक जनरल साहब, हाँ, पुलिस रिफॉर्म की बात भी करूंगा। दूसरी, पहले मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं अपने कमेंट से पहले कि ना तो मैं लेफ्टिस्ट हूं और ना मैं राइटिस्ट हूं। मैं एक आम आदमी हूं, कॉमन मैन हूं। मैं रिटायरमेंट के बाद, पहले मैं पुलिस अधिकारी था, तब मैं हमेशा जिसके खिलाफ जुर्म होता था उसकी तरफ खड़ा होता था और जो ताकतें होती थी उनके खिलाफ लड़ता था। ये मेरी आदत रही है शुरू से। पता कर सकते हैं सब लोग, पता कर सकते हैं मेरा कैरियर कैसा रहा है। 2 साल मैंने जम्मू कश्मीर में भी काम किया है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बड़े बड़े आतंकवादियों के खात्मे भी किए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी रहा हूं मैं, बॉर्डर पे। तो ये बताइए पृथ्वीराज जी, मेरा मतलब कहने का ये है कि वो जनरल साहब का वीडियो है, अमेरिका के जनरल। हाँ, वो देखा, जी, वो वीडियो देखा जिसमें कि वो संविधान और बताइए। कानून की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी हाँ, या किसी की सर यस 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 प्रेसिडेंट के यस, हम बिल्कुल बिल्कुल। मुलाजिम नहीं होते, हम संविधान के मुलाजिम होते हैं। वो वीडियो उनका, हाँ, वो इंस्पायरिंग वीडियो है काफी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो नौबत भी वहाँ आने वाली है, उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन एक बात और मैं समझना चाह रहा हूँ जी जी पृथ्वीराज जी जी, जी जी। कि हमारा जो पुलिस सिस्टम है वो दुबई से और जगह से तमाम जी। लोगों से अपराधियों को एक्स्ट्राडाइट करा के यहाँ ले आता है। बड़े बड़े आतंकवादियों को आप लोग रोज पकड़ते हैं। देखिए, जो कुछ थोड़े जी 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 जी। लोग जिनकी चर्चा आप करें, नकाब पोस्ट, जिनके सोशल मीडिया में फोटो आ गए, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, पुलिस को मिले नहीं। वो कहाँ छुपे हैं? उनके पास, पुलिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ तरीके नहीं है, मुखबिर नहीं है, कि पुलिस पकड़ना नहीं चाह रही है क्योंकि वो एबीवीपी के हैं। पुलिस के पास सब कुछ है। पुलिस के पास केवल ताकतें हैं इस तरह की, और वो समय समय पर वो ताकतें बदलती रहती हैं। कुर्सी कभी किसी के पास चली जाती है, कभी किसी के पास। मतलब पुलिस के पुलिस पास ये को तरीके इतना हैं कि वो किसी पंगु बना किसी दिया गया है, अपराधी यानी को कि ढूंढ पूरे सकती सिस्टम है। को इतना पंगु बना दिया गया है। आजादी के उपरांत भिन्न भिन्न पार्टियों ने, भिन्न भिन्न राजनीतिक लीडरों ने, हाँ, दलों वो एक ने, लंबी बहस का कि हिस्सा है। पुलिस अब उनके साथ गन हैंड हो गई है। जी जी जी। सतीश, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब दोनों, जैसे पृथ्वीराज जी बता रहे हैं कि पुलिस को अख्तियार नहीं था और पुलिस वहां नहीं जा पाई, यही पुलिस भी कह रही है और अपने आप को उन्होंने क्लीन चिट दे दी। वही पुलिस जामिया जाती है और ठीक उल्टा काम करती है। जी। इस पूरे प्रकरण में जब पुलिस ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी, तो क्या तो पुलिस इसका ने, इसका इसका इसके पृथ्वीराज जी, बारे मैं आपके पास में, आता हूँ, आता जैसे हूँ। जैसे आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। पृथ्वीराज जी, मैं सतीश से पूछ लूं फिर आपके पास आता हूँ। जी हाँ, जी हाँ, 2 मिनट। तो सतीश जी, इस पूरे आप पूछ दौरान लीजिए, 10 फिर मैं महीने कमेंट कर 10 दूं। महीने ठीक है, 10 पूछ लीजिए, महीने पूछ लीजिए। में
इस पूरे 10 महीने में कभी कोई पुलिस की तरफ से पूछताछ हुई आप लोगों से कि क्या हुआ था वायलेंस, इसमें सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है, तो कोई ऐसा इस केस में क्या डेवलपमेंट हुआ अभी तक? देखिए, इस केस के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने कई बार बात करने की कोशिश की बसंत कुंज थाने में, लेकिन वहां से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। उनका बस यही कहना था कि मतलब केस है, चल रहा है और आगे कुछ होगा तो बताएंगे, बस तो इतना ही उनका जवाब होता था। बहुत सारे जर्नलिस्ट, कोई रिटर्न स्टेटमेंट आप लोगों की तरफ से नहीं लिया गया, कोई विटनेसेस नहीं आप बनाए गए? जी, घटना के उपरांत हम लोगों की एक बार कैंपस में एक टीम आई थी, तो वहां पे बातचीत हुआ था। तो वहां पर हमने सारे एविडेंस प्रोवाइड कराए, जो वीडियोज हैं, फोटोज हैं, वो सारे हमने उनको प्रोवाइड कराए हैं, और उसमें क्लियर एविडेंस है, लोगों का चेहरा बाकायदे समझ में आ रहा है कि कौन स्टूडेंट है, नाम भी उनको पता है, नाम मतलब बाकायदा नाम के साथ उनको दिया गया है सब कुछ। लेकिन फिर भी वही है कि उनको एक इम्प्यूनिटी मिली हुई है, उनको एक कवच मिला हुआ है शासन की तरफ से, तो इसलिए उनका अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। बात सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस वहां पे इंटरफियर मतलब कैंपस में नहीं घुस पाई, कैंपस में पुलिस उस भीड़ के साथ भी आई थी। कुछ पुलिस लोग, तो कुछ पुलिस वाले गेट के बाहर खड़े थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले उस भीड़ के साथ भी आए थे, और जब वो भीड़ अटैक कर रही थी तो कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले उनके साथ ही दिख रहे थे। जैसे मैम ने अभी जिक्र किया कि जब इनको चोट लगी तो वहां पे पुलिस वाला खड़ा था, लेकिन उसने अपनी इतनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि कम से कम जो ग्रुप अटैक कर रहा है उसको कम से कम किसी तरीके से वहां से तितर बितर करने की कोई कोशिश करे, या फिर वर्बली ही रोकने की कोशिश करे, या फिर जो लोग घायल हो गए हैं उनको कम से कम एम्बुलेंस में लेकर के अस्पताल ले जाने की ही कोशिश करे। कोई कोशिश नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग उस भीड़ को एस्कॉर्ट कर रहे थे, उस भीड़ को लोग बता रहे थे कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। क्योंकि इसमें बहुत ही दिल मतलब ये एक रोचक तथ्य है कि घटना के 2 दिन पहले से जो सिक्योरिटी गार्ड से उनका अटेंडेंस नहीं लग रहा था, और 2 दिन पहले से जो कैंपस में गाड़ी आती है तो उनको टोकन मिलता है और उनका रिकॉर्ड होता है, वो भी 2 दिन पहले से नहीं मिला था। उन्हें टोकन नहीं, उन्हें कागज की पर्ची मतलब पर्ची मिल रही थी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं, और दूसरी बात जो सीसीटीवी कैमरा है उस कैमरे के फुटेज को न देना, तो ये सब जो एविडेंस है पुलिस को भी कटघरे में खड़ी करती है। और यहाँ पे क्लियर ये साफ दिख रहा है, एक आम आदमी भी साफ दिख पाएगा कि जब वो लोग एंटर करते हैं तो उनके साथ जाती है, जब वो लोग बाहर निकलते हैं 2 घंटे बाद तो वहां भी साफ होते हैं। वो लोग को बहुत ज्यादा लोगों के नजर में ना आए इसलिए कैंपस उस टाइम जब निकलते हैं तो बाहर की स्ट्रीट लाइट वो लोग ऑफ करा देते हैं। कैंपस के बाहर का जो स्ट्रीट लाइट होता है कभी ऑफ नहीं होता है, लेकिन जब लोग बाहर निकल रहे थे तो उन लोगों ने कैंपस का स्ट्रीट लाइट, सॉरी वो जो रोड का जो स्ट्रीट लाइट है उसको भी उन लोगों ने ऑफ करा दिया था। इसका मतलब ये सोची समझी पूरी प्लानिंग के तहत एक कार्रवाई हुई थी। एक जो दुर्घटना हुआ था, ये जो अटैक होता पूरी कार्रवाई के तहत हुआ था। और इस अटैक में सरकार के साथ साथ जो प्रशासन है, जो जेएनयू के वाइस चांसलर, वो भी रेक्टर प्रॉक्टर सभी लोग, रजिस्ट्रार वगैरह, दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल है। तो ये देखा जा रहा है कि इसमें सभी लोग इस पार्ट के मतलब इस भीड़ के हिस्सा रहे हैं। प्रोफेसर सेन, दो बातें आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स फ्रॉम यू। वन इज दैट at any level you escalated the vice chancellor office, the faculty members ever tried to meet the minister also on that, and what was the response from the government side? A, and B, that why JNU is being so vigorously targeted by the establishment and the police. As Prithviraj ji was saying, the police is just a tool of the state. So, and it looks like that one incident after incident, JNU has been the target of the ruling establishment. What was the fault of JNU? There are more girls there in JNU. I believe more than 55% students are female students in JNU. It's a wonderful institution with lots of inclusivity. You get students from far-flung places of India, from marginalized societies, and very bright students. Some of the faculties are absolutely bright, one of the brightest faculties, not only India but abroad also. We have 2 JNU products in cabinet ministers as cabinet ministers today. So why JNU is being targeted so much? And the other thing is that what government has responded to your calls?
Well, the second question which you ask is very close to my heart, and I think anybody who's ever studied in JNU or taught in JNU and understand the kind of traditions that are associated with JNU would like to respond to this. So I think primarily JNU is, I mean, I'm not saying it because I've been a part of it, but as I was saying, anyone associated with it would have understood this, that it is a very, very special institution, as you were saying. So much before actually, one of the examples is that much before the OBC reservation came, JNU was already giving a deprivation point. Subsequently, of course, the reservation came, and then girls were given a deprivation point. So students for a very long time. So the example is that there is an institution at the bottom, all of which is being finished now, is the student faculty committee, which actually makes students empowered to intervene in the process. So they can actually ask for a meeting, sit with the faculty members, say what they think about the kind of academic process which is happening, and they can intervene in that. Also, the kind of normative tradition which we have had in the classroom is that questions are always encouraged. So now that the government does not, I mean, you are asking why is JNU being attacked? I think it is a part of the JNU tradition that not only is it very inclusive, so all kinds of people come from all walks of life, from not only far-flung places, from all kinds of societal group, and live in and learn to live in harmony in JNU, and they've fought for the kind of university which we have today. I mean, we had, say, 4 years back, it is all being destroyed. So I think, and that questioning, which I think the students and faculty members collectively, but I would say primarily the students very vocally ask the governments, that is what, if they see any kind of injustice, that is what is uncomfortable, and that is what had to be kind of destroyed in the first place. And let me say that I think, I would say, just want to interrupt, yeah. Here. JNU, as I know, I've been also watching JNU for many years. JNU is not just questioning this present government. JNU has been questioning all the absolutely 100%. Even during the Congress. Yeah, totally. So Indira Gandhi was not allowed to come in. In fact, emergency time, there was a huge amount of protest. But the thing is, and you're absolutely right, I should have said that for very long and all the time, JNU has been questioning whichever government or the establishment which has been there, as whenever any injustice was seen. But this is the first time that, and I would say that we were reasonably, there were others who were being attacked during emergency, etc. Even in JNU, some of the leaders, were kind of under the radar and influenced. But as an institution, and as what we wanted to say, our voices were never muffled like this before. It was definitely never maligned like the way it has been, for no reason whatsoever. I'm taking responsibility when I'm saying for no reason whatsoever. From 2016, the that our institution has gone through has absolutely no basis. And unfortunately, this has been digested because people who are not, JNU is a tiny institution after all. So, the larger, and this I realized when I went to Hyderabad for 2 years, that the kind of, blackening of JNU's name which has happened have actually been digested by a lot of people who do not know much about JNU, and that's a great harm. So the second thing which I want to say, which is I think very important, JNU is actually doing what public institutions should be doing, what public funding in education and in higher education should be doing. The kind of, and that's the only way forward for a country like ours, which has so much of inequality of all kinds. Now,
so this is a second dimension to the kind of, so one dimension is the political opposition which the government is facing. The second dimension which actually comes within that is the nature, in the fundamental nature way in which public education is being attempted to be altered. I mean, it is already, the new education policy is in place. Now, if institutions like JNU and more like that come in place, which is what should be the case, the private institutions, nobody will go to them, right? I mean, if you have already provide at very low cost, very good kind of education, which is accessible to all, then it would be impossible for private institution to do very well. So it is very important for the kind of economic paradigm that we are seeing, and the kind of, I mean, the way that links up with higher education and public funding in higher education, that places of excellence like JNU do not exist anymore. Just one last word, Professor. Do you have any hope that, post pandemic, when campus will reopen, will campus be functioning normal again? How you presume things will go on? Yeah, so well, yeah, unfortunately, I can't really predict what is going to happen. Like the cases in Delhi has increased, and you already are aware of the kind of students who come. The online teaching, which has become kind of the norm now, which all of us are forced to resort to, has actually been very, very exclusive in nature, because there are students who just have a mobile, who do not have laptops. There are, like, for example, in my center, you require specialized softwares, you require laptops. I mean, even a normal student anywhere, no matter where he or she is in, it is very hard for them to read so much of material from a laptop and then give the examination in the way. So maybe people can argue that we don't have a way out now, but unfortunately, because of the pandemic, what has happened is, what would have happened, and this is my fear, what would have happened if the fee hike had happened? 40% of our students from the more deprived classes and social gone out. The same effect is happening as a result of the pandemic, because I'm in touch with the students. The kind of challenges that they're faced with has to be hard to be believed, meaning the range of challenges that they're facing. So there are dropouts, they are having difficulty, they are putting all their resources, their family members have lost jobs, and they're finding it extremely difficult they don't have a space to study within their households, the kind of place that they're in. So I can't say, post-pandemic, unfortunately. And in addition to that, if online becomes a norm, yes. If people start saying that, okay, this is a way also that we can function, my fear is that it will already become what it would have become post the fee hike. Yes. And it really concerns me a lot. पृथ्वीराज जी, आप सुन पा रहे हैं जी? मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जानना चाह रहा था कि पुलिस का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है समाज में, और केवल अपराधी को पकड़ना और उसको सजा दिलवाना ही नहीं, उसके आगे भी रोल है। और समाज बड़ी तेजी से बदलता है, कपड़े पहनने के तरीके बदलते हैं, सोशल बिहेवियर बदलते हैं, लोगों के मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, रिफॉर्म्स के बाद हम देख रहे हैं तमाम तरीके के ब्रांड्स आ गए, तो जो स्टूडेंट जो कैंपस का कैरेक्टर है वो भी बदलता है। अब वैसा कैंपस का कैरेक्टर नहीं है जो 70s में होता था जब हम लोग पढ़ते थे। तो अब वो नई जनरेशन है, वो नई जनरेशन के कपड़े पहनते हैं, नई तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, नए तरीके की वो मोबाइल फोन और वो सारी चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है, क्योंकि मैं बहुत सारे यंग लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और मुझे तो लगता है कि वो बड़े अच्छे लोग हैं।
और ज्यादा जानते हैं, नई चीजें जानते हैं। हम्म। और उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, वो कितना बिंदास है, या कहीं कोने में खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, तो उनको मैं मान लूँ कि ये अपराधी हैं। और जबकि उनके अपने एरियाज में उनकी स्पेशलिटीज होती हैं, उनके अपने एक स्किल उनके पास है। तो पुलिस की क्या इस तरीके की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग नहीं होती कि समाज की जो बदलते मूल्य हैं, सोसाइटी जो चेंज होती है, तो पुलिस हर किसी नए तरीके के कपड़े पहने को या यंग लोगों को वो अपराधी ना समझे। पृथ्वीराज जी। देखिए, अभी आप प्रोफेसर सेन बात कर रहे थे कि इंटरनेट के जरिए आप मुझे सुन पा रहे हैं? पढ़ा है। और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पुलिस है, देखिए दिल्ली में है, और उनका इंटरनेट नहीं जोड़ पा रहा है। तो झारखंड में बेचारा बैठा है स्टूडेंट जेएनयू का, उसको कैसे पढ़ाएंगे प्रोफेसर सेन इस नेटवर्क से? हाँ बताइए पृथ्वीराज जी। जी जी जी, बहुत बड़ा मजाक है। सबसे पहले तो मैं बहुत ही साधारण शब्दों में आपके माध्यम से अपने आम आदमी को, इस देश के कौम को और सभी साथियों को ये बता, देखिए प्रधानमंत्री जी, हमारे मंत्री महोदय, आदरणीय सभी लोग, अपोजिशन लोग भी, जिसमें सब शामिल हैं, ये विदेशों में हैं, कभी इसी दौरे पे जाते हैं, कभी व्यक्तिगत रूप से भी घूम जाते हैं। वहां जाके सब बिल्कुल नियमों का पालन करते हैं। जी कोई नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, आराम से घूम फिर के बिल्कुल अपने आप को सिक्योर समझते हैं जी कि हम बड़ी अच्छी जगह आ गए, हम सिक्योर हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। और हमारी महिलाएं भी हैं, जो बच्चियां भी, महिलाएं भी जब विदेशों में घूमने जाती हैं, उनको किसी प्रकार का डर नहीं होता कोई, कि भाई हमें कोई छेड़ेगा या कोई हमें कोई हमारी इज्जत पे हाथ डालेगा, इस तरह का। ठीक है ना? लेकिन जितने भी हमारे मंत्री और जितने भी जो भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं या बड़े अफसर भी हैं, जब वो हमारे देश में, भारत में आते हैं, तो फिर उनके साथ 20-20, 25-25, 30-30 कमांडो की फोर्स घूमती है। क्यों भाई? ऐसा क्यों है? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि लंदन में किस प्रकार का सिस्टम है? क्या आदरणीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं देता कि अमेरिका में किस प्रकार का सिस्टम है? वो तो कई दफा जा चुके हैं वहां पर। तो हमारे सिस्टम्स को, इससे ये मानकर चलना पड़ेगा हमको कि हमारे सिस्टम्स को जानबूझकर पंगु बनाया गया है। क्या ये कोई तो बाएं हाथ का खेल है? एक चुटकी में हो जाएगा। अगर हम आज पॉलिटिकल विल हो हमारे पॉलिटिशियंस की कि हमें अपना सिस्टम अपग्रेड करके वर्ल्ड क्लास बनाना है, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरा, जिसमें कि जुडिशरी है, जिसमें पुलिस है, जिसमें जेल्स हैं, जिसमें बार है, हमारे वकील हैं, पृथ्वीराज जी, अगर इसको ये पॉलिटिकल विल हो, 30 एक साल में चुटकी में देखा गया। ये वर्ल्ड क्लास बन सकता है जी और जी कॉमन मैन को फायदा हो सकता है। जी जी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। जी। मैं तो तो बड़ा दिलचस्प हाँ सवाल पर आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ पिछले 3-4 साल में यूनिवर्सिटीज में वायलेंस के और पुलिस वायलेंस के कई घटनाएं आई हैं। बीएचयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, और भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो ये जो पुलिस के जो साथ वायलेंस हाँ मैं ये आ रही है, इसका तो ये क्या कोई ये कल्चरल गैप है जो उसको पुलिस को दूर करना चाहिए अपनी ट्रेनिंग से? यस, मैं जो मुझे यस, जो मुझे इस बारे में समझ में आता है, वो ये है कि ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, वो अपने आप को एक कंजर्वेटिव एक्सट्रीम राइट आइडियोलॉजी की सरकार समझ रही है। और हमारे देश के अंदर यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपस ऐसे हैं जहां जो लेफ्ट ओरिएंटेड विचारधारा पहले खूब चलती थी, पनपती थी, और लोग खुलकर बातें भी करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में इस टाइम समय है और जो कई राज्यों में भी शासन में है,
उनको ये लगता है कि जो लेफ्ट ओरिएंटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं इनका माहौल चेंज करके इनको जो है वो बदला जाए। तो अब सवाल ये है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि विचारधाराओं से क्या हो जाएगा, विचारधाराएं बदलने से क्या हो जाएगा। अभी सबरीमला टेम्पल की बात ले लीजिए, केरला में, वहां तो लेफ्ट की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, लेकिन वहां की सरकार ने जाने ही नहीं दिया उनको मंदिर में। तो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों को पुलिस एक जैसा बिहेव करती है सब जगह पे। प्रोफेसर सेन, हाँ बस तो इसलिए बस आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या हुआ जब रोहित वेमुला, बिल्कुल रोहित वेमुला को मरवाई दिया गया। हाँ जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि कुछ हमारी हाँ रोहित, वहां पे भी जो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक हम व्यू चक्रव्यूह में फंस गए हैं हमारा देश। इसमें एक तो वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट है वो भी एक इशू है, वो कभी लेफ्ट ओरिएंटेड विचारधारा वाले अपने। जी 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 प्रोफेसर सेन, जस्ट टू वाइंड अप, जैसे फेक न्यूज है, सेंसिटिविटी के जो आप कह रहे हैं ना कि पुलिस की सेंसिटिविटी की बात, तो पुलिस को सेंसिटाइज करने के लिए, हाँ जी, पुलिस को सेंसिटाइज करने के लिए समय समय पर सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम और डिस्कशन, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, हाँ जी। एक नया थ्रेट आया, फेक न्यूज। वो होते हैं, जब वो होते हैं, लेकिन इंटरेक्ट करता हूँ पृथ्वीराज जी, तो जितना ये व्हाट्सएप में रूमर्स और फेक न्यूज फैलती है कि वो सारी, मैं कभी कभी पुलिस वालों से भी बात करता हूँ तो वो उसको मानते हैं, तो और वो एकदम यकीन से मान रहे हैं उसको, जो कुछ व्हाट्सएप में आ रहा है। और वही फिर वो देखिए, वो केवल एक सरकार के ही कोई महत्व या सरकार के किसी मंत्री के या किसी बड़े अफसर के आदेश पे नहीं काम कर रहा है, उसके जहनी तौर पे भी ये चला गया। जो जेएनयू के बारे में इतना दुष्प्रचार पूरा फैलाया गया है, तो मुझे लगता है कि जेएनयू के स्टूडेंट्स और वहाँ की फैकल्टी की भी एक ये जिम्मेदारी है कि वो जेएनयू के बारे में जो है सेंसिटाइज करें समाज को, और खासकर पुलिस को, उनकी कुछ वर्कशॉप करें, उनकी कुछ ट्रेनिंग करें कि भाई जेएनयू में पढ़ाई होती है और ये फैकल्टीज हैं वहाँ पे, उसमें ये प्रोडक्ट्स वहाँ से निकलते हैं, कैसे कैसे लोग हैं पूरी दुनिया में जेएनयू के, और वो सब नहीं होता है जो व्हाट्सएप में फैलाया जाता है। मैं तो जब भी गया हूँ तो मैंने देखा है कि दूसरे और भी कैंपस में जाता हूँ तो जेएनयू में जेंडर सेंसिटाइजेशन थोड़ा ज्यादा है, बाकी कैंपस से बहुत ज्यादा है। तो ये प्रोफेसर सेन, मेरा सुझाव होगा कि ये करना चाहिए जेएनयू के स्टूडेंट्स और टीचर्स को। मतलब मैं सहमत हूँ, पर the problem is that now the power to do that, power to actually conduct anything institutionally has really shrunk. So it's not as if we want to do something, but I think a more relevant question to ask would be as to why is it that now there is a felt need for doing this? Why is it that earlier the police was differently inclined towards institutions like JNU? It had a lot of respect. So I think we need to think about that. So it's not, you're right that there is fake news and all of that, but if you talk independently one-to-one with, because I have friends in ITS, I know other people. So there were people who came to take my statement 2 months after the incident had happened. When I spoke to them one-to-one, there is nothing wrong in them. I mean, they were very friendly. So I think we really need to worry about the way one institution or the executive is having relationship with the other institutions which are supposed to protect justice. So for example, my IPS friends tell me that okay, there might be some unfair postings and all of that,
but the government can really do nothing if they really choose to protect and do their duty. It's not as if they can be thrown out of their jobs. So I think all of us collectively have to bear a cost, because otherwise the society is not what we are seeing now. That's going to. I have seen wonderful lecture series on nationalism run by JNU professors, Right. and that's a quite an content and asset for society. Yes. Satish, just concluding remarks from you कि अब जब कैंपस खुलेगा जब भी और नॉर्मल एक्टिविटी एकेडमिक एक्टिविटी चालू होगी, तो क्या आपकी जो वाइस चांसलर है या पुलिस है या सरकार है, आपके मिनिस्टर है, HRD मिनिस्टर है, उनसे आपकी क्या मांग है, क्या आप उनसे कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो दोबारा जब कैंपस में आए तो सुरक्षित माहौल में आए? सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से ये डिमांड करेंगे कि कैंपस को, जो स्टूडेंट्स जिनको कैंपस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले उन लोगों को कैंपस में बुलाया जाए, क्योंकि बाकी कैंपसेस में तो लोगों को बुलाया जाना शुरू हो गया है, लेकिन JNU में ऐसा नहीं हुआ है। तो हमारा पहला डिमांड वाइस चांसलर साहब से है कि वो सबसे पहले कम से कम टर्मिनल ईयर के स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी कैंपस में बुलाएं, ताकि वो लोग अपनी जो बची हुई स्टडी है या फिर PhD सबमिशन या थीसिस या फिर डिसर्टेशन सबमिशन है, उसको वो कर सके। दूसरी बात, गवर्नमेंट से हम ये मांग करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को एक सोचना चाहिए कि भाई आप एक यूनिवर्सिटी को अगर इस तरीके से भेदभाव पूर्ण नजरिए से अगर आप देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं कमिंग जनरेशन में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आप उसके साथ कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इतना नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, उनको मतलब होलिस्टिक व्यू रखना चाहिए, एक ब्रॉड व्यू रखना चाहिए कि भाई कम से कम ये हमारा जो कमिंग जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं कंट्री को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए होगा, हमें क्वालिटी रिसर्चर्स, प्रोफेसर चाहिए होंगे। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट को, जो अभी तक भेदभाव करती आ रही है, गवर्नमेंट को ये करना बंद करना चाहिए। दिल्ली पुलिस से हम ये अपना मांग रखना चाहेंगे कि जो भी अभी तक जो वायलेंस हुआ है, इस वायलेंस में जो भी दोषी हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जैसा कि अभी पृथ्वीराज जी भी बोल रहे थे कि अगर पुलिस करना चाहे तो उसके ऊपर, अगर करना चाहती है अपनी ड्यूटी, तो वो अपनी ड्यूटी आराम से कर सकती है। तो उनको अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके, अपना जिम्मेदारी समझ करके, और ये इस केस को मतलब जस्टिस की तरफ लेकर के जाना चाहिए। और हम उनसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो इंश्योर करें कि इन कमिंग टाइम्स, इन कमिंग फ्यूचर, कि फिर से कोई वायलेंस कैंपस में ना हो, क्योंकि ये JNU कैंपस का पहला एक ऐसा इंसिडेंट है जहां पर कैंपस के स्टूडेंट भी, उसमें जो ABVP के स्टूडेंट थे, वो बाहर के लोगों को लेकर के कैंपस में एक अटैक किए, और उससे कैंपस के स्टूडेंट के अंदर बहुत सारा फियर क्रिएट हो गया। उस टाइम ऐसा मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट कैंपस छोड़ करके जाने लगे थे। लेकिन हम लोग यूनियन की तरफ से उनको समझाए बुझाए और बातचीत किया, हम लोग बोले कि हम लोग उस इन्वायरमेंट को फिर से रिस्टोर करेंगे। तो इन सभी जो डिफरेंट हमारे जो डिमांड है, वाइस चांसलर से, गवर्नमेंट से और दिल्ली पुलिस से, ये लोग रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और भारत कल का कैसा होगा वो आज विश्वविद्यालयों में जो दिख रहा है वैसे ही भारत बनेगा। तो सरकार से, पुलिस से, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उन सब से, और समाज के दूसरे और इंस्टीट्यूशंस की भी, जैसा प्रोफेसर सेन ने भी कहा कि ये कोशिश सबकी होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एकेडमिक इन्वायरमेंट हो, पढ़ाई लिखाई का माहौल हो, और वो पुलिस, ये गुंडेगर्दी, ये रॉड, ये खून खच्चर, ये यूनिवर्सिटी कैंपस की जगह है। इस सब चीज कहीं की भी नहीं है, यूनिवर्सिटी कैंपस की तो बिल्कुल भी नहीं है। और दिल्ली पुलिस ने ये जो अपने आप को क्लीन चिट दे दी है, तो मेरे ख्याल से अब वो क्लीन चिट देने के बाद दूसरा एक काम ये करें कि वो जो गुंडागर्दी हुई थी उनको क्लीन चिट ना दें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उनको ढूंढ निकालें। अगर आप अपराधियों को विदेशों से ढूंढ कर यहाँ ले आते हैं और बड़े बड़े अपराधियों को, आतंकवादियों को पकड़ते हैं आप, तो ये जो JNU कैंपस में मीडिया के कैमरों के सामने जिन लोगों ने ये वायलेंस किया था, जिनकी तस्वीरें और डिटेल सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं 10 महीने से,
उनको कम से कम गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और ताकि स्टूडेंट वापस आ सके और स्टूडेंट एक अच्छे एकेडमिक माहौल में पढ़ाई कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फ्रीडम एक्सप्रेस को लाइक शेयर करते रहिए। हम लोग एक नॉन प्रॉफिट मीडिया हाउस है, हम किसी उद्योगपति के पैसे पे नहीं चलते हैं, तो फ्रीडम एक्सप्रेस की मदद भी करते रहिए और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। इसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।